पहले की ही तरह राजा विक्रमादित्य फिर उस शीशम के वृक्ष के पास जा पहुंचा। बेताल को वृक्ष से उतारकर उसने कंधे पर डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया और राजा से बोला, राजन, उस योगी के कारण तुम सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम की थकान मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, किंतु शर्त वही रहेगी, कहानी सुनाते समय मौन ही रहना, अन्यथा मैं फिर उसी स्थान पर लौट जाऊंगा। राजा की सहमति पर बेताल ने फिर एक कथा सुनाई। अंग देश में वृक्षघट नाम का एक ग्राम था जो ब्राह्मणों को दान में मिला था। वहाँ विष्णु स्वामी नाम का एक बहुत धनवान अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसके निमित्त उसने अपनी तीनों पुत्रों से एक कछुआ लाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर उनके तीनों पुत्र एक समुद्र तट पर कछुआ लाने के लिए पहुंचे। कछुआ पाकर सबसे बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, सुनो बंधुओं, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से ही घृणा हो रही है, अतः पिताजी के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही इसे उठाओ और ले जाकर पिताजी को सौंप दो। इस पर उसके दोनों छोटे भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा है तो हमको क्यों ना होगी, अतः जब तक तुम इसे ले जाने में सहयोग नहीं करोगे हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें इसे ले जाना ही होगा। यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा और तुम लोग नरक के भागी बनोगे। बड़े भाई के मुख से यह बात सुनकर उसके दोनों छोटे भाई हंसे और बोले, भैया, तुम हमें धर्म का ज्ञान कराते हो। इस अवस्था में जो हमारा धर्म है तुम्हारा भी तो वही है। छोटे भाइयों की बात सुनकर बड़ा भाई कुछ क्रोधित हो गया और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते, इसलिए मैं किसी घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मंझला भाई बोला, दक्षता की बात क्या करते हो, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूँ। तब बड़े भाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम में से सबसे छोटा इस कछुए को लेकर चले। यह सुनकर सबसे छोटे की मूछें तन गई। वह बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसलिए मुझसे ऐसी आशा रखते हो। जानते नहीं कि मैं तुम दोनों से अधिक चतुर हूँ। मैं सैयादक्ष हूँ, सैयादक्ष। इस प्रकार वे तीनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे और कछुए को छोड़कर अपने झगड़े के निपटारे हेतु उस प्रदेश के राजा के पास वेंकटपुर नामक उनके नगर की ओर चल पड़े। वे राजा के महल में गए और राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों ठहरिए, मैं आप तीनों की परीक्षा लूंगा। भोजन के समय राजा ने उन तीनों को बुलवाया और अपने रसोइये को कहकर उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसवा दिए। दोनों छोटे भाई तो स्वादिष्ट भोजन को खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की उपेक्षा कर एक और मुंह बनाकर बैठा रहा। उसने एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला। जब राजा ने स्वयं उससे पूछा, आर्य, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं? तो उसने उत्तर दिया, राजन, भात में मुर्दे के धुएं की दुर्गंध है, इसलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसे खाने को नहीं हो रही। उसके ऐसा कहने पर राजआज्ञा से सबने उस भात को सूंघने के बाद कहा, उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं है। भोजन दक्ष बड़े भाई ने भी उसे नाक से सूंघा पर उसे खाया नहीं। इस पर राजा ने उस चावल के स्रोत का पता लगवाया कि वह कहाँ पैदा किए गए थे, तो पता चला कि चावल एक ऐसे खेत के थे जो शमशान के बिल्कुल पास था। भोजन दक्ष का कहना बिल्कुल सच था। शमशान में मुर्दे जलते ही हैं, उन्हीं के जलने की बदबू चावलों में रच बस गई थी। राजा भोजन दक्ष की योग्यता को मान गया। उसने अपने रसोइये को दूसरा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया। भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। फिर राजा ने नगर की एक गणिका को बुलावा भेजा। उस सर्वांग सुंदरी को अच्छी तरह सजा संवार कर राजा ने उसे दूसरे भाई नारी दक्ष ब्राह्मण के पास भेजा। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जगाने वाली वह स्त्री राजा के अनुचरों के साथ उस नारी दक्ष ब्राह्मण यानी कि दूसरे भाई के शयन कक्ष में गई। जैसे ही वह कक्ष में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा।
फिर उस नारी दक्ष को मूर्छा सी आने लगी। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। उसकी यह बातें सुनकर राजा के अनुचर उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले गए और उसने सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। राजा ने तत्काल ही नारी दक्ष को बुलवाकर कहा, इस गणिका ने चंदन, कपूर आदि उत्तम सुगंधियां लगा रखी है, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। यह सजी संवरी है, फिर भला इसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है? राजा के ऐसा कहने पर भी जब नारी दक्ष ने यह बात नहीं मानी तो राजा सोच में पड़ गया। युक्ति पूर्वक उस गणिका से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बचपन में उसकी माता तथा भाई के मर जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला गया था। तब राजा नारी दक्ष की चतुराई पर बहुत विस्मित हुआ और उसकी प्रशंसा भी की। अंत में उसने तीसरे भाई यानी कि सैया दक्ष, यानी कि जिसे सोने में महारत हासिल थी, उसके इच्छा अनुसार सैया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। बहुमूल्य कच्छ में वह सैया दक्ष पलंग पर सोया, जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी हुई थी। अभी रात आधी ही बीती थी कि वह नींद से जाग उठा और हाथ से बगल को दबाए हुए पीड़ा से कराहने लगा। राजा के जो अनुचर वहां थे, उन्होंने देखा कि उसके शरीर में केश का एक गहरा और कठोर दाग बन गया है। अनुचर ने जब राजा से जाकर यह बात कही तो उसने कहा, तुम लोग जाकर देखो कि गद्दे के नीचे कुछ है या नहीं। उन दोनों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा तो सबसे अंतिम गद्दे के नीचे पलंग पर एक बाल पड़ा हुआ था। उसे लाकर जब राजा को दिखलाया गया तो साथ आए सैया दक्ष के अंग पर वैसा ही निशान देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा यह सोचकर बहुत देर तक आश्चर्य करता रहा कि 7 गद्दों के नीचे उस बाल का दाग सैया दक्ष के शरीर पर कैसे पड़ गया। इसी सोच विचार में किसी तरह उसने रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों को उनकी अद्भुत चतुरता और सुकुमारता के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तब वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे और उस कछुए को तथा पिता के यज्ञ में विघ्न पड़ने से जो पाप हुआ था उनको भूल गए। यह अद्भुत कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, पहले कहे गए मेरे शाप को याद करते हुए अब तुम यह बताओ कि उन तीनों भोजन दक्ष, नारी दक्ष और सैया दक्ष में से कौन अधिक चतुर था? यह सुनते ही राजा ने बेताल को उत्तर दिया, बेताल, मैं उन तीनों में सैया दक्ष को ही श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि उसकी बात में कुछ छिपा या ढका नहीं था। उसके अंग में केश का दाग स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरों ने जो कुछ कहा, हो सकता है कि औरों के मुंह से शायद वे बातें उन्होंने पहले से ही जान ली हो। राजा के ऐसा कहने पर ही वह बेताल उसके कंधे से उतरकर चला गया। राजा भी उसी तरह घबराए और बेताल के पीछे पीछे फिर से उसे उसी शीशम के वृक्ष से लाने के लिए दौड़ पड़े। मित्रों, विक्रम बेताल की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगली कहानी में।